ये देख रहे हैं, ये अंजू आज नकाब में नजर आई है। पाकिस्तान की अदालत की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अंजू को उसके बाद गाड़ी में बिठाया गया। ये अंजू जो हिंदुस्तान से आई गई है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं अंजू की, ये पाकिस्तान की कोर्ट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अंजू के साथ नसरुल्लाह जो टोपी लगा रखी है काले रंग की, ये है नसरुल्लाह, जिसके प्यार में कहा जा रहा है अंजू गई है पाकिस्तान। अदालत क्यों पहुंची, एक सवाल। नकाब बुरके में क्यों पहुंची अंजू, दूसरा सवाल। और अंजू के साथ आप देख रहे हैं खासी सिक्योरिटी है, गाड़ी भी है और नसरुल भी साथ में है, जिसके प्यार में अंजू गई है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कोर्ट गई है, क्यों गई, क्या कहीं किसी का ट्रैप तो नहीं है। अगली तस्वीर देखिए, पाकिस्तान पहुंची नहीं कि कहा जा रहा प्री वेडिंग यानी शादी से पहले का जो शूट होता है वो भी हो गया है। ये देख रहे हैं, ये अंजू की तस्वीर है। अंजू की तस्वीर पाकिस्तान में प्री वेडिंग शूट की, साथ में नसरुल भी है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। अब इस तस्वीर पर बात हो रही है ये कब शूट हो गया, किसने शूट कर लिया। अंजू, कल ही मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी, कल अंजू की तस्वीर सामने आई जब वो पाकिस्तान में दाखिल हुई और ये देखिए शूट आ गया। नसरुल आप देख रहे हैं, अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान की अलग अलग लोकेशन पर अंजू ने शूट करा है नसरुल के साथ। यहां अंजू का पति परेशान है, अंजू के पिता परेशान है, बच्चे परेशान हैं, लेकिन वहां अंजू शूट कर रही है। आइए एक और तस्वीर दिखाता हूं। यह है दूसरी तस्वीर, वादियों में अंजू और नसरुल का ये पोज आप देख रहे हैं। सवाल ये है, ये सिर्फ पोज है या इस पोज के पीछे आईएसआई का कोई ट्रैप है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आईएसआई ऐसा करता है, न सिर्फ जासूस भेजता है, इससे पहले आपने बहुत से हनी ट्रैप के मामले भी देखे। कौन किसको फंसा रहा है किस तरह से कोई नहीं जानता। ये रिपोर्ट देखिए जरा। अंजू प्यार में पाकिस्तान गई या साजिश में फंसाई गई। कहीं पाकिस्तान में अंजू को फंसाने का प्लान तो नहीं बनाया गया। अंजू के खिलाफ कहीं आईएसआई ने साजिश का जाल तो नहीं रचा। पाकिस्तान से कथित प्यार में सीमा हैदर की जांच अभी चल ही रही है। जासूसी को लेकर भारतीय एजेंसियां इनपुट जुटा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान से अंजू प्यार में पाकिस्तान चली गई। अब अंजू के पाकिस्तान जाने पर भी सवाल खड़ा हो गया है। सवाल यह है कि हिंदुस्तानी सेना से संबंध रखने वाली अंजू को कहीं प्यार के जाल में फंसाया तो नहीं गया, कहीं अंजू को साजिश के जाल में फंसाकर पाकिस्तान तो नहीं बुलाया गया। अंजू के पाकिस्तानी प्यार में कहीं साजिशों का जाल तो नहीं। क्या पूरी प्लानिंग के साथ सब कुछ हुआ, अचानक अंजू कोर्ट पहुंच गई, अचानक सब कुछ कैसे हो गया, इस प्लानिंग के पीछे कौन है, सवाल यह है। ये आप देख रहे हैं, ये अंजू और नसरुल की तस्वीर है। ये वही फोटोशूट है जो प्री वेडिंग शूट है। भारत से पाकिस्तान गई अंजू पर पाक मीडिया का दावा यह है कि अंजू ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। अंजू अब फातिमा बन चुकी है। अंजू ने नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है। जिला अदालत में दोनों की शादी का भी दावा किया गया। अंजू और नसरुल्लाह के कोर्ट जाने की तस्वीर मैंने आपको दिखाई। इस तस्वीर में अंजू बुर्का पहने नजर आ रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच अंजू को कोर्ट ले जाया गया है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के दावे को नसरुल्लाह गलत बता रहे हैं। फेसबुक से दोस्ती के बाद अंजू पाकिस्तान पहुंची। नसरुल्लाह ने अंजू से निकाह की बात से इनकार कर दिया। नसरुल्लाह ने कहा है कि अगर अंजू चाहेगी तो ही शादी होगी। जिला अदालत में अंजू की सुरक्षा को लेकर गए थे। उनका कहना है अंजू 20 अगस्त को भारत लौट आएगी वापस। इस बीच अंजू नसरुल्लाह का एक हलफनामा भी सामने आया, आगे आपको दिखाऊंगा वो हलफनामा क्या कह रहा है। इससे नसरुल्लाह के दावे पर सवाल उठ रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है। नसरुल्लाह से पाकिस्तान की जांच एजेंसियों ने पूछताछ की है। इस दौरे में दोनों में मंगनी हो सकती है, यानी एंगेजमेंट। ये जो अंजू अभी गई है, अंजू शादी के लिए पाकिस्तान दोबारा आएगी, उसका यह कहना है। फिलहाल शादी का कोई प्लान नहीं है। वो ये भी कह रहा है अंजू ने भी इस्लाम धर्म कबूलने की बात से इनकार किया है। फिलहाल शादी का कोई प्लान नहीं है। अंजू ने भी इस्लाम धर्म कबूलने की बात खारिज कर दी है। अंजू ने कहा है कि वो जल्द भारत लौटेगी। अब सवाल ये जो पूरा झूठ है, इस झूठ को मैं बेनकाब करूंगा आगे कि अंजू और नसरुल दोनों झूठ बोल रहे हैं। पहले सुनिए जरा पाकिस्तान के पत्रकार क्या कह रहे हैं। अंजू लीगल तरीके से पाकिस्तान में इंटर हुई है। अब वो पाकिस्तान में आई है तो पाकिस्तान के मेहमान है। दूसरी बात है कि अगर मेरे किसी पठान भाई ने उससे शादी कर ली है
तो पठानों की इज्जत बन गई है। आप दूसरा बुरके में दिखा रहे हैं, तो वो जो बुरका है पठानों की गैरत है और पठानों का तरीका कार है, पर्दा करते हैं। वो पठान, अगर एक पठान भाई की वो गैरत बन गई है तो वो बुरके में रहेगी। अब एक सवाल आपके जहन में होगा, पाकिस्तानी पत्रकार बेशक अपनी सफाइयों में कह रहे हैं पठान है, बुरके में रहेगी, लेकिन इसके पीछे कहीं आईएसआई तो नहीं है? कहीं आईएसआई ने नसरुल के जरिए अंजू को ट्रैप तो नहीं किया है? ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अंजू के पिता फौज में थे, अंजू के पिता बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ में रहे हैं। देखिए, अब ये मैं बेवजह नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया विभाग भी जांच कर रहा है और पुलिस भी जांच कर रही है। अंजू को ट्रैप तो नहीं किया गया, इसकी जांच हो रही है। पाकिस्तान गई, अंजू के दादा बीएसएफ में थे, अंजू के एक चाचा भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, पिता ग्वालियर के टेकनपुर इलाके में रहते हैं। यहां बीएसएफ का एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है, इस वजह से यह बेहद संवेदनशील एरिया है। अंजू के पाक जाने के बाद जांच एजेंसियां अलर्ट पर हैं। आईबी और इंटेलिजेंस की टीम परिवार से पूछताछ कर रही है। अंजू की हर तस्वीर पर, हर एक्शन पर नजर है कि अंजू पाकिस्तान में क्या कर रही है, वीडियो बना रही है, कोर्ट जा रही है, किससे मिल रही है, कहां जा रही है, क्यों मिल रही है, क्या बात कर रही है। अंजू के परिवार ने कहा कि सादी वर्दी में लोग उनके घर आ रहे हैं, घर का वीडियो बना रहे हैं और जानकारी मांग रहे हैं। अंजू की चाची के मुताबिक उसने सिर्फ एक बार अंजू को देखा है, अंजू की शादी में भी वो नहीं गई थी। अंजू को लेकर ज्यादा नहीं जानती है, चाची कह रही है। अधिकारी अंजू के पिता से पूछताछ करने गए थे, लेकिन पिता के मौजूद ना होने से टीम वापस लौट गई है। अंजू के पिता का मोबाइल नंबर भी बंद था काफी देर तक। इसके बाद जांच एजेंसी हरकत में आ गई। स्थानीय पुलिस भी हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। अब सभी के दिमाग में सवाल होगा, ये हो क्या रहा अचानक कि पाकिस्तान से एक लड़की अचानक भारत आ जाती है, भारत से एक लड़की अचानक पाकिस्तान चली जाती है। ये यूं ही हो रहा है, इसके पीछे कुछ और है? सुनिए जरा रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र क्या कुछ कह रहे हैं कि आखिर कहीं ये आईएसआई का ट्रैप तो नहीं। अंजू नाम की लड़की जो है वो पाकिस्तान में है इस समय, लेकिन अंजू का कंपैरिजन सीमा हैदर से बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंजू बड़ी एक जिम्मेदार भारतीय नारी वीजा पर गई है, सो कोई कंपैरिजन नहीं है, विद प्रॉपर परमिशन गई है, तो कोई इलीगल तरीके की एंट्री नहीं करी है। लेकिन फिर भी अब वहाँ पहुँचने के बाद जिस तरीके से बातें उठ रही हैं कि उसे ट्रैप किया जा सकता है, उसको ट्रैप करना अपने आप में आईएसआई की चाल ज़रूर हो सकती है। इंटेलिजेंस एजेंसीज की पाकिस्तान में ये फितरत रही है कि वो इस तरह लड़कियों को ट्रैप करते हैं और उन्हें अपने देश से बाहर वापस नहीं जाने देते। कई बार ऐसा हुआ है। बट एट द सेम टाइम हमारी गवर्नमेंट ने भी एक अच्छा स्टेप लिया है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज रॉ एक्सेट्रा जो हैं वो अपने आप कोशिश कर रही हैं ये बात पता करने की कि अंजू वहाँ कैसे गई है, क्यों गई है और क्या किसी दबाव में तो नहीं है, क्योंकि ये हमारी देश की गवर्नमेंट की, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। कर्नल शैलेंद्र को आपने सुना, मैंने आपको शुरू में बताया कि नसरुल एक बात कह रहा है, पाकिस्तानी मीडिया दूसरी बात कह रहा है। नसरुल कह रहा है शादी नहीं हुई, अंजू फातिमा नहीं बनी, लेकिन मैं सबूत के साथ आपको बताने जा रहा हूं कि सच क्या है। देखिए जरा, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है हलफनामा, 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर हलफनामा है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। इस हलफनामे को, इसमें लिखा वैसे उर्दू में, इसलिए हर शख्स नहीं पढ़ और समझ सकता कि क्या है। यह हलफनामा है जो हलफनामा चीख चीख कर कह रहा है कि सीमा की अंजू की शादी हो चुकी है नसरुल के साथ और अंजू की शादी में मेहर भी बन गया है, अंजू फातिमा भी बन चुकी है, ये सब। और नीचे सबसे देखिए सिग्नेचर जो आप देख रहे हैं वो सिग्नेचर अंजू की ही है। ये सिग्नेचर हमने अंजू के आधार कार्ड के साथ मैच कराई है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर इस निकाहनामा में, ये हलफनामा है, इस हलफनामे में लिखा क्या है, क्या कह रहा है ये हलफनामा। इसमें लिखा हुआ है कि अंजू नसरुल्लाह का ये हलफनामा है। हलफनामे में 25 जुलाई 2023 की तारीख है। इसमें अंजू का राजस्थान का पता लिखा गया है, अंजू के पिता का नाम गया प्रसाद लिखा है जो उनका नाम है।
अंजू ने हलफनामे में इस्लाम कबूलने की बात की है। हलफनामे में अंजू ने अपना पहले का धर्म ईसाई बताया है। साथ ही अंजू ने अपना नाम बदलकर फातिमा कर लिया है, वो भी लिखा है इसमें। अंजू ने दावा किया कि बिना किसी दबाव के उसने धर्म परिवर्तन किया। अंजू के मुताबिक वो नसरुल्लाह को पसंद करती है, इसी वजह से वो भारत से पाकिस्तान पहुंची। हलफनामे के मुताबिक अंजू ने नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है। निकाह के बाद ही मेहर बनता है, इसमें 10 तोला सोना मेहर लिखा गया है। हलफनामे पर अंजू का दस्तखत है। अंजू के साथ ही नसरुल्लाह ने भी इस पर साइन किया है। यह हलफनामा है जो खुद साफ साफ बता रहा है हकीकत। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं पाकिस्तानी पुलिस अधिकारी मुश्ताक खान, जो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि अंजू वहां पहुंची है। सुनिए। जितना हमने इनको इंटरव्यू किया है, अभी तक इनकी कोई या न तो शादी हुई है न मांगनी हुई है। और जो नसरुल्लाह ने हमें बताया उसके मुताबिक ये अभी इसी विज़िट में मंगनी करने का सोच रहे हैं। और ये फिर बता रहे हैं कि नेक्स्ट जो इनका ये जो विज़िट करेगी अंजू पाकिस्तान की नेक्स्ट टाइम, तो उसमें इन्होंने शादी का प्रोग्राम बनाया हुआ है। सरे 10 ये सिर्फ मंगनी करेंगे, शादी का भी प्रोग्राम नहीं है। कि मैं पहले जो शादीशुदा थी और अभी उसका हुआ है, तलाक हुआ है। तो पहले जो उसका शौहर था उससे उसका तलाक हो गया है और अभी ये फ्रेश जो यहाँ से नसरुल्लाह के साथ अपनी फैमिली बसाना चाहती है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे अंजू जिस वक्त पहुंची है। ये देख रहे हैं सीसीटीवी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अंजू जब भारत से गई है वो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सीसीटीवी है। अंजू बैग लेकर जा रही है ऑटो में। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये देख रहे हैं अंजू के पास ट्रॉली बैग है हाथ में। ये घर से जब अंजू पाकिस्तान के लिए जा रही थी उस वक्त की तस्वीर है। नीले रंग का ट्रॉली बैग आप अंजू के हाथ में देख रहे हैं। ऊपर कुछ सुर्ख गहरे रंग का कपड़ा डाल रखा है अंजू ने, सर ढक रखा है, एक हाथ में बैग लिए, एक में ट्रॉली बैग। ये घर से जाने के वक्त की तस्वीर है। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये अंजू का घर है, अंजू के पिता का घर है। घर पर ताला लगा है। पिता घर छोड़कर फरार हैं। ये कहां गए हैं उन्हें बेहतर पता होगा, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं पिता क्या कह रहे हैं, ये आगे बताऊंगा। लेकिन अंजू और नसरुल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अंजू कौन है? नसरुल्लाह की उम्र है 29 साल। खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला है नसरुल्लाह। 2019 में फेसबुक पर दोनों की दोस्ती हुई। नसरुल्लाह डीर का रहने वाला है। गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी किया है इसने। इसके 4 भाई हैं नसरुल्लाह के। इनका काम है चाकू और खंजर बनाने का काम है, पुश्तैनी काम है चाकू खंजर बनाने का। चारों भाई धारदार चाकू खंजर बनाने का काम करते हैं। नसरुल्लाह पहले टीचर हुआ करता था, फिर उसने एमआर की नौकरी की, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। अंजू के बारे में बताऊं, अंजू उत्तर प्रदेश के कैलोर गांव की रहने वाली है। एक निजी कंपनी में नौकरी करती थी। 2007 में अरविंद नाम के शख्स के साथ शादी हुई। 2007 में शादी के बाद अंजू भिवाड़ी में रहने लगी। पति के साथ ही भिवाड़ी में रह रही थी। शादी के बाद अरविंद से 2 बच्चे भी हैं। 15 साल की बेटी है और 6 साल का बेटा है। अंजू की उम्र अभी 35 साल के करीब है। तो अंजू 35 साल की है और नसरुल्लाह 29 साल। अंजू के परिवार ने हिंदू धर्म छोड़ दिया था। अंजू के पिता हिंदू से ईसाई बन गए थे। ईसाई धर्म में ही अंजू की शादी हुई उसके बाद। अब सुनवाता हूं मैं आपको अंजू और नसरुल का जो वीडियो बनाया, जो मैंने शुरू में आपको दिखाया, प्री वेडिंग शूट जिस शख्स ने किया, उसे सुनिए उस पाकिस्तानी को वो क्या कह रहा है। लोगों को पता है कि अपर दीर में एक लड़की जिसका नाम अंजू है, वो इंडिया से पाकिस्तान पहुंच गई है और स्पेशली अपर दीर। तो आज उनको प्रॉपरली इजाज़त मिल चुकी है कि वो दीर की टूरिज्म स्पॉट्स देख सकती है। तो आज हम उनको लेके जा रहे हैं खूबसूरत सी टूरिज्म स्पॉट्स लवारी टॉप। पॉजिटिव साइड पे कोशिश करेंगे कि हम जिस तरह हमसे हो सकता है टूरिज्म स्पॉट्स को एक्सप्लोर करने, या हमारे यहाँ कोई मेहमान आ जाए तो उनको टूरिज्म स्पॉट्स दिखाने के लिए हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और उनको दीर की खूबसूरती दिखा रहे हैं। अब आपको बताने जा रहा हूं कि देश में क्या बात हो रही है अंजू पर और सीमा पर। पहले अब तक सीमा पर बात हो रही थी, अब जब अंजू पाकिस्तान चली गई है तो लोग क्या लिख रहे हैं देखिए जरा। दोनों पर बात हो रही है। ये सीमा और अंजू, सीमा और सचिन, और ये अंजू और नसरुल्लाह। कंफ्यूजन बढ़ गया है। गीता सिंह देखिए क्या लिख रही है। गीता सिंह लिख रही है अंजू पाकिस्तान में गई या फिर फंसाया गया, प्यार में गई या फिर फंसाया गया। अंजू का घर
बहुत संवेदनशील इलाके में है, इसकी जांच होनी चाहिए। डॉक्टर सुभाष चंद्राल लिख रहे हैं सब पैसे कमाने का मॉडल है, यह प्रेम कहानी प्लांटेड लगती है। बवलेश कुमार ने लिखा सचिन सीमा फेमस हो गए, अब यह मामला चलता रहेगा। अभी अंजू गई है, कई सीमा आएंगी, अंजू पाकिस्तान जाएगी। भारत और पाकिस्तान, अली हुसैन लिख रहे हैं भारत और पाकिस्तान में 1-1 से बराबर चल रहा है। उपेंद्र कुमार ने लिखा गदर 2 आने दो, अपना सनी फिर से सकीना को ले आएगा, हम फिर से 2-1 से आगे हो जाएंगे, अभी तो 1-1 से बराबरी पर है। राहुल सिंह लिख रहे हैं भारत पाकिस्तान के बीच बस सेवा शुरू कर देनी चाहिए, ये लोग कह रहे हैं। अब जरा सुनिए जरा, हमने जब लोगों से बात की कि सीमा तो पाकिस्तान से यहां आ गई, अंजू भारत से पाकिस्तान चली गई, क्योंकि अब तक लोगों की बहुत प्रतिक्रियाएं आ रही थी, अब लोग क्या कह रहे हैं वो सुनिए। अंजू अब पाकिस्तान चली गई क्योंकि वो ISIS की आदमी थी। अब वो यहाँ का भारत का वो लीक करेगी, यहाँ का नियम कानून, भारत में क्या हुआ है, भारत के लोग कैसे हैं, अब जाके लीक करेगी। देखिए भाई साहब, जो है कि सीमा आदर आई है, 3 बच्चे लेकर आई है। पहले तो पॉपुलेशन बढ़ाना चाहती है, अभी उसका ये भी कंफर्म नहीं है कि ISI संगठन से या किससे है, तो हम तो उसे कुछ कह नहीं सकते। पाकिस्तान की हो कि इंडिया की हो, पहले अपना देश सर्वोपरि है, अपना परिवार सर्वोपरि है, ये सरासर गलत है। मेरे हिसाब से ये बहुत गलत चीज़ है और इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए हमें। प्यार हो तो एक सीमा होनी चाहिए प्यार की भी, ठीक है। ये सीमाओं को लांग के प्यार जो हो रहा है वो गलत है। ये एक तरह का दीवानापन है और मैं सोचता हूँ कि दोनों ही भूल कर रही हैं। क्या बच्चों को छोड़ के जाना कहीं ना कहीं गलत है, और उनके 2 बच्चे हैं अंजू के। गलत है वैसे तो, जब यहाँ हिंदुस्तान वहाँ जाकर बिना जब शादीशुदा होकर फिर वहाँ शादी कर रही है। वो तो उसकी इच्छा है, लेकिन उसने गलत किया, अपने घर वालों को छोड़ दिया, घर वालों से गलत बोला है उसने। कि जो भारतीय संस्कृति है उसमें एक परिवार का कल्चर है, उसके ऊपर जिम्मेदारी है, तो ये एक तरह से अपनी जिम्मेदारियों से भागना भी है। लोगों को सुन लिया आपने। अब एक सवाल सभी के जहन में है कि 2 लड़कियां, एक पाकिस्तान से भारत आई इंडो नेपाल बॉर्डर के जरिए, सीमा भारत आई, भारत नेपाल सरहद पर। अगली तस्वीर दिखाइए। दूसरी अंजू, जो अंजू वाघा अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान गई, ये वो तस्वीर अंजू खुद जिस वक्त जा रही थी वाघा अटारी से, उसने खुद बनाई। ये देख रहे हैं, अपने मोबाइल फोन से बनाई है। यही वो रास्ता है, मैं आपको बताऊं, जहां पर बीटिंग रिट्रीट होता है, लोग देखने के लिए आते हैं, इसी रास्ते से पाकिस्तान में भी एंट्री होती है। तो अंजू भी यहीं से गई। अब सवाल यह है कि सीमा भारत में ATS के सवालों का जवाब दे रही है, IB सवाल कर रहे हैं, और देश की 5 एजेंसियां सवाल जवाब कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अंजू है। अंजू पाकिस्तान चली गई है और अंजू शादी करने जा रही है। देखिए सच क्या है, दोनों के साथ हुआ क्या। सीमा पाकिस्तान की नागरिक, अंजू भारत की नागरिक। सीमा अवैध रूप से दरअसल भारत आई थी, अंजू वीजा लेकर पाकिस्तान पहुंची है, इसलिए वहां की एजेंसियां परेशान नहीं कर रही। सीमा पाक वापस नहीं जाना चाहती है, अंजू 20 अगस्त तक भारत लौट आएगी। सीमा ने धर्म अपना लिया है, हिंदू धर्म परिवर्तन कर लिया। अंजू हलफनामे में मुस्लिम धर्म कबूल कर लिया। सीमा हैदर अब सीमा मीणा हो चुकी है और अंजू का नाम फातिमा हो गया है। सीमा हैदर से पूछताछ चल रही है और अंजू से पूछताछ में क्लीन चिट मिली अंजू को। सीमा फर्जी आधार पर एक्शन हो सकता है सीमा पर। अंजू के सारे दस्तावेज सही पाए गए हैं जांच में। सीमा प्रेमी से शादी करने का दावा है और प्रेमी से शादी की तैयारी है। हलफनामा तो कह रहा है शादी कर ली है। सीमा 4 बच्चों के साथ भारत पहुंची। अंजू अपने दोनों बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चली गई। अब सुनिए जरा, अब दोनों के पति परेशान हैं। सीमा के जो शौहर हैं वो सऊदी अरब में रहते हैं, गुलाम हैदर। कई बार उन्हें कैमरे के आगे आपने देखा होगा। उधर गुलाम हैदर बच्चों को वापस चाह रहे हैं, या अंजू के पति हैं अरविंद। दोनों पतियों को सुनिए जरा। मैं तो सीमा को कह रहा हूँ सर कि आ जाओ, आपके बच्चों का फ्यूचर का मसला है, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारा लव मैरिज था सीमा, मैं अभी भी आपसे मोहब्बत करता हूँ, बात सुनो, प्लीज़ आ जाओ। देख मैं तेरा शोहर जिंदा हूँ, मैं अभी भी आपको अपना लूँगा,
प्लीज़ तुम मेरी बात मानो और जिद छोड़ो और घर आ जाओ। मैं जैसा तुम बोलेगा वैसा ही होगा। कि तुमको ये भी पता है कि हैदर कितना प्यार करता है मुझसे। अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ, बच्चों को अपनाएंगे, बच्चों को स्कूल अच्छा तालीम दिलवाएंगे। इसलिए सीमा प्लीज़। तो उनका क्या रिएक्शन था, इस पर क्या कहना है? मैंने फिर दोबारा फ़ोन किया, मैंने खुद किया फ़ोन मांग के। मेरा तो फ़ोन टूट गया है, उसमें भी दिखाई नहीं देता। मैंने फ़ोन किया, भाई लाहौर कैसे चलेगी, पासपोर्ट लेके गई है क्या? बिना पासपोर्ट तो जा नहीं सकती। तो है वहाँ तो वीज़ा लगे। और मैंने ये पूछा भी नहीं वीज़ा कब अप्लाई किया, ये नहीं पूछा मैंने उससे। फिर कह रही मेरा वो थोड़ा मेरे को परेशान मत करो, मैं बाद में कॉल करूँगी, साली से उससे पूछ लो बलस्सी से। मैंने फिर उसको फ़ोन किया तो कह रही है वॉइस कॉलिंग करो, मैं बात करती हूँ। वॉइस कॉलिंग में कह रही वो 2-3 दिन के लिए गई है, वो आ जाएगी 2-3 दिन में। तो आप सुन रहे थे अंजू के पति अरविंद को। अब जरा वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं जिसमें अंजू भी है। ये देख रहे हैं, ये अंजू की तस्वीर है, अंजू की बेटी जिसकी उम्र 15 साल है, अंजू के पति जिन्हें अभी आप सुन रहे थे, और एक बच्चा भी है। अंजू परिवार को छोड़कर पाकिस्तान गई है नसरुल से शादी करने के लिए। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये अंजू के पिता हैं। पिता बहुत नाराज है अंजू से और बताया जाता है 20 साल से अंजू से बात नहीं की पिता ने। अगली तस्वीर दिखाइए। ये है अंजू का घर, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये अंजू का घर है जहां अंजू रहती थी अब तक। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर अंजू और अरविंद के घर की है और ये राजस्थान के अलवर का घर है। अलवर के भिवाड़ी में अंजू अरविंद के साथ रहती थी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि दरअसल अब फातिमा बन गई है अंजू, और घर वाले क्या कह रहे हैं अंजू के। पति को आपने सुना, लेकिन पिता से क्या ताल्लुक है, और अंजू साथ साथ पति को बताकर क्या गई थी, ये आप देख रहे हैं। राजस्थान की अंजू प्यार के लिए पाकिस्तान पहुंची। 21 जुलाई को वाघा अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान में दाखिल हो गई। फिर अंजू अपने कथित प्रेमी नसरुल्लाह के घर पहुंच गई। दोनों फेसबुक के जरिए एक दूसरे से जुड़े थे, फिर व्हाट्सएप पर दोनों में बातें होने लगी। अंजू के पाकिस्तान जाने पर पति अरविंद का दावा यह है कि अंजू ने पाक जाने का प्लान एकदम गुपचुप तरीके से बनाया। पाकिस्तान जाने की जानकारी परिवार को नहीं दी। पति से कहा कि सहेली के पास जा रही हूं, जयपुर जा रही हूं सहेली से मिलने। मीडिया से पता चला कि अंजू पाकिस्तान पहुंच गई। पति ने अंजू को फोन लगाया तो उसने कहा पाक में हूं मैं, पासपोर्ट और वीजा के साथ पाकिस्तान आ गई हूं। अंजू के पाकिस्तान जाने से उनके पिता नाराज हैं। अंजू के पाक जाने के फैसले को गलत बताया है पिता ने। ये पिता की तस्वीर आप देख रहे हैं। पिता ने अंजू के सनकी होने का दावा किया है। पिता के संपर्क में बहुत कम रही है अंजू। उनका कहना है अंजू से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। अंजू के पड़ोसी भी उसके पाक जाने से हैरान हैं। और सुनिए जरा अंजू के पिता गया प्रसाद साहब बेटी के पाकिस्तान जाने पर क्या कुछ कह रहे हैं। बेटी को तो 20 साल पहले मैंने मैरिज कर दिया, तो बेटी जाने वो दामाद जाने। मेरा कोई उनसे संबंध नहीं है। अलवर में किया, वो भिवाड़ी में किया था शादी, और काफ़ी समय हो गया, मेरे ख्याल से 20 साल हो गया है। हाँ जी। टेकनपुर कब से नहीं आए? टेकनपुर से मेरे ख्याल से मैं बुलाती नहीं, मैं कोई संपर्क नहीं रखता हूँ उससे। वो सन की टाइप की लड़की, सन की टाइप की लड़की है, कुछ उससे मेंटली डिस्टर्ब है वो लड़की, मैं बता दूँ। आपने सुना गया प्रसाद जी को, जो अंजू के पिता हैं। वो कह रहे हैं मेरा अंजू से कोई ताल्लुक नहीं, 20 साल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं अंजू से। अब इधर दूसरी तरफ सीमा कहां है? सीमा के मामले में आईबी की एंट्री हो गई है। सीमा से एटीएस पूछताछ कर चुकी है। आईबी की एंट्री मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो की एंट्री, खुफिया विभाग की एंट्री। खुफिया विभाग के इस पूरी जांच में शामिल होने का मतलब क्या एजेंसियों को सीमा के मामले में कुछ बड़ा मिल गया है? अब एजेंसियां क्या जांच कर रही हैं, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आईबी इस मामले में अब इन्वेस्टिगेट कर रही है। एटीएस के बाद आईबी के रडार पर है सीमा इस वक्त। पाकिस्तानी सीमा से अब आईबी पूछताछ करेगी, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो। एटीएस ने फिर सीमा को हिरासत में लिया है। सीमा के साथ ही सचिन को भी एटीएस ले गई। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत की खुफिया एजेंसी है, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए काम करती है। आईबी आतंकवाद विरोधी खुफिया इनपुट जुटाती है। सीमा के मामले में अब आईबी की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में सीमा की संदिग्धता पर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले भी सचिन सीमा से पूछताछ कर चुकी है।
एटीएस, पुलिस और आईबी। एटीएस ने सीमा और सचिन को खतरा बताया था। खतरे को लेकर सीमा सचिन को सेफ हाउस भेजा गया था। हालांकि इसके बाद दोनों को एटीएस ने छोड़ दिया था। सीमा के जवाबों पर जांच एजेंसी को शक है। सीमा के दस्तावेज जांच के लिए उच्चायोग भेज दिए गए हैं और इसके अलावा सीमा को फोन की उसके जांच हो रही है। फॉरेंसिक लैब में सीमा के फोन की जांच चल रही है। ऐसे में सीमा को लेकर एक बार फिर जांच शुरू हो गई है। जांच आईबी कर रही है। सुनिए जरा, डीजीपी विक्रम सिंह साहब बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में, सीमा के केस में जो पाकिस्तान से लड़की आई है, जिस पर देश की अलग अलग एजेंसियां अभी जांच कर रही, उसमें आईबी अब अगर गहनता से जांच कर रही तो इसका क्या मतलब है, सुनिए। सीमा हैदर के प्रकरण में अब तक पूछताछ का कार्य यूपी पुलिस ने किया है, एटीएस ने किया है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रकरणों में विशेषकर जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए हों, उसमें विभिन्न एजेंसियां आकर के पूछताछ करती हैं और उससे जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसके आधार पर एक रोड मैप तैयार होता है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई, आपराधिक अनुसंधान और छापे आदि पड़ते रहते हैं। आगे आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे काउंटर तैयार कर लिया इंडिया का, लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प खबर आपको बताने जा रहा हूं। खबर यह है कि पटवारी निगल गया रिश्वत के नोट। पहली बार देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, ये पटवारी साहब हैं, 500-500 के नोट खा गए। 500-500 के नोट चबा रहे हैं। रेड हुई तो नोट खा गए पटवारी। आखिर कैसे पकड़े गए, ये तस्वीर पहली बार आपने देखी होगी। रिश्वत का पैसा जेब में रखते और हाथ में पकड़ते तो देखा होगा, लेकिन खाते हुए पहली बार। जरा रिपोर्ट देखिए। घूस लेते पकड़ा तो नोट चबा गया पटवारी। लोकायुक्त की टीम को देखते ही पटवारी खा गया रिश्वत के नोट। अस्पताल में डॉक्टर भी नहीं निकाल पाए रिश्वत का पैसा। मध्य प्रदेश के कटनी में पटवारी ने खेल कर दिया। रिश्वत का पैसा पकड़ने के लिए लोकायुक्त की टीम ने मजबूती से जाल बिछाया था, लेकिन टीम के सामने ही पटवारी रिश्वत का पैसा खा गया। पटवारी के पेट से रिश्वत का पैसा निकालने के लिए उसे अस्पताल के डॉक्टर तक जूझ गए, लेकिन रिश्वत का पैसा नहीं निकल पाया। हालांकि लोकायुक्त टीम ने इसके बाद भी रिश्वतखोर पटवारी को गिरफ्तार कर लिया। आइए अब मैं आपको बताता हूं, देख ली पटवारी की तस्वीर। हुआ क्या, पटवारी को बिल्कुल इल्म नहीं था कि आज ऐसा हो जाएगा। जबलपुर के बड़खेरा में चंदन लोधी के दादा की एक जमीन थी। इसके लिए चंदन ने नपाई कराने के लिए आवेदन किया कि हमें नपाई करानी है। जमीन की नपाई पटवारी गजेंद्र सिंह को करनी थी। गजेंद्र सिंह ने जमीन नापने के लिए कहा कि भाई जमीन तो नाप लूंगा, लेकिन 5,000 रुपए लगेंगे रिश्वत के तौर पर। चंदन ने गरीबी का हवाला दिया कि मैं गरीब हूं, कैसे दूंगा इतना पैसा। पटवारी नहीं माना कि मुझे तो 5,000 चाहिए। इस पर चंदन ने लोकायुक्त जबलपुर से शिकायत कर दी कि सर ये रिश्वत ले रहा है मुझसे। शिकायत को लेकर लोकायुक्त ने पकड़ने का पूरा जाल बिछाया। सोमवार को पटवारी के निजी ऑफिस में रिश्वत देना था। नपाई के लिए 4,500 रुपए की रकम पटवारी को देनी थी। जैसे ही पटवारी को रिश्वत मिली, लोकायुक्त ने छापा मार दिया, लेकिन टीम को देखते ही देखते पटवारी ने रिश्वत को निगल लिया। ये देख रहे हैं तस्वीर, पटवारी साहब 500-500 के नोट चबा रहे हैं। ये देखिए, ये जो चबा रहे हैं ये गुटखा नहीं चबा रहे हैं ना, च्युइंगम खा रहे हैं। ये 500-500 रुपए के नोट है। रिश्वत में मिले 500 के 9 नोट पटवारी ने टीम के सामने ही खा लिए। टीम ने पैसे निकालने की कोशिश की तो उंगली काट ली। इसके बाद पटवारी को जिला अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में 2 घंटे तक पेट से पैसे निकालने की खूब कोशिश हुई, लेकिन डॉक्टर लोकायुक्त की टीम को सिर्फ लुगदी ही निकल पाई, लुगदी ही हाथ लगी। फिलहाल लोकायुक्त टीम ने आरोपी पटवारी को पकड़ लिया है। आइए आपको सुनवाते, सुनिए जरा कमलकांत लोकायुक्त अधिकारी क्या कह रहे हैं। 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग करने की शिकायत की थी, जिस शिकायत के सत्यापन के उपरांत आज दिनांक को आवेदक को रिश्वत लेने के लिए बिलहरी स्थित अपने प्राइवेट कार्यालय में बुलाया गया, जहां पर रिश्वत आवेदक द्वारा दी गई। उसी दौरान टीम द्वारा ट्रैप किया गया। जैसे ही टीम द्वारा ट्रैप करने की कार्रवाई की गई, उसी दौरान जो पटवारी है गजेंद्र सिंह द्वारा उक्त जो रिश्वती राशि है उसको उठा करके अपने मुंह में रख करके उसको चबा करके उन्हें नष्ट करने की कोशिश की है।
पटवारी साहब को अब सजा मिलेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि विपक्ष के इंडिया पर मोदी का ब्रह्मास्त्र। विपक्ष पूरी कोशिश में था कि 24 में तो मोदी को नहीं आने देना है। इसके लिए विपक्ष ने एक 26 दलों का गठबंधन बनाया जिसका नाम इंडिया रखा, और जानबूझकर इंडिया रखा जिससे मोदी इंडिया नाम लेकर उन पर काउंटर न कर पाए। अगली तस्वीर दिखाइए। लेकिन मोदी ने आज काउंटर खोज लिया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, संसदीय बोर्ड की बैठक थी। प्रधानमंत्री ने विरोधियों के इंडिया I.N.D.I.A के लिए जो ब्रह्मास्त्र खोजा है वो क्या है, देखिए रिपोर्ट। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। ये 2023 में 2024 की लड़ाई है। 2024 की ये लड़ाई अब परसेप्शन की लड़ाई बन गई। परसेप्शन की लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी ने एजेंडा सेट कर दिया है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। पीएम मोदी ने 18 जुलाई 2023 को यह बयान दिया था। तब बेंगलुरु में विपक्ष का मजमा लगा था और विपक्ष ने अपना नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस रख लिया था ताकि उनका शॉर्ट नाम इंडिया बोला जाए। तब बहस छिड़ी कि बीजेपी इसकी क्या काट निकालेगी, लेकिन शाम होते होते बाजी पलट गई। मोदी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। दिल्ली में एनडीए की बैठक में विपक्ष पर जोरदार हमला बोल दिया। गाना कोई और गाया जा रहा है जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। दरअसल मोदी के अटैक के बाद विपक्ष पहले बैकफुट पर था, संभलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज मोदी ने फिर से फ्रंट फुट पर खेल दिया है। बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में मोदी ने विपक्ष की बखिया उधेड़ कर रख दी। अब विपक्ष भाग रहा है और मोदी उसके पीछे पड़े। और आइए आपको बताता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा हमला किया विरोधियों पर। कैसे हमला किया और क्या प्रधानमंत्री ने हथियार अपनाया है और बनाया है, वो आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देख रहे हैं, ये I.N.D.I.A ये है इंडिया विरोधियों का। पीएम मोदी ने एक बार फिर फ्रंट फुट पर आकर खेला इसके खिलाफ। उन्होंने विपक्ष पर करारा हमला बोला, खास पर गठबंधन के नाम पर सीधा हमला है। मोदी ने इंडिया को टारगेट किया, यानी जो ये गठबंधन है। मोदी ने कहा इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं हो जाता है। वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी इंडिया लगा था, इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया लगा हुआ है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम में भी इंडिया लगा हुआ है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम भी इंडिया से ही शुरू होता है। दरअसल विपक्ष बिखरा है, हताश है और निराश है। मैंने देश में ऐसा विपक्ष कभी नहीं देखा। विपक्ष तय नहीं कर पा रहा है कि उसे करना क्या है। उसके पास कोई विजन नहीं है। लगता है विपक्ष ने सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं। उसका लंबे समय तक सत्ता में आने का इरादा नहीं है। आइए अब मैं आपको बताऊंगा, प्रधानमंत्री ने विपक्ष के इस इंडिया की जो काट निकाली है, उस सब के पीछे एक मीनिंग है, उस सब में एक मतलब छिपा हुआ है, जो मतलब चुनाव में इस्तेमाल होना तय है। क्या है उसका मतलब, देखिए जरा। विपक्ष ने अपना नाम INDIA रखा, जो उसके लंबे चौड़े नाम का एक शॉर्ट फॉर्म है। लंबा चौड़ा नाम क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। यह है इस इंडिया का फुल फॉर्म। विपक्ष ने ऐसा नाम जानबूझकर रखा है ताकि इसका शॉर्ट फॉर्म इंडिया बोला जाए और इससे उसे चुनाव में फायदा मिल सके और बीजेपी को हमला करने में दिक्कत हो। लेकिन बीजेपी ने इसका तोड़ निकाल लिया है। तोड़ क्या है? मोदी ने खुद इंडिया नाम को टारगेट किया है
उन्होंने इस नाम को ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ा है। उन्होंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है, इंडिया रखने से कुछ नहीं होता है। मतलब वो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने भारत की संपत्ति को लूटा है, जिसने भारतीयों पर जुल्म ढाए हैं और शोषण किया है। मोदी ने इसे इंडियन मुजाहिदीन से भी जोड़ा, जिसके नाम में भी इंडिया है मगर काम आतंक का है, जो भारत के खिलाफ पाक की शय पर आतंक फैलाता है, जो भारत के खिलाफ जिहाद के लिए युवाओं को भड़काता है। मोदी ने इसे पीएफआई से भी जोड़ा, जिसका नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि देश का एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम में भी इंडिया है। मोदी ने इसी बहाने कांग्रेस पर भी हमला बोला। कांग्रेस का पूरा नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस है। इसके नाम पर पहला अक्षर क्या है? इंडिया, और पहला शब्द इंडिया है। मोदी का कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया और अब INDIA नाम रखकर देश को गुमराह कर रही है कांग्रेस। सुनिए जरा इस पर क्या कुछ कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद और अर्जुन मेघवाल। हमको गर्व है अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर। उन्होंने एक नई आशा जगाई है। आज 24 में भी हम ही आने वाले हैं। विपक्ष भी ये समझता है, लेकिन बार बार विरोध करना, वो मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं आना। और उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। कुछ ऐसे आतंकवादी संगठन भी हैं, वो भी इंडिया के नाम से रख रहे हैं, लेकिन अब भारत बदल चुका है। भारत का युवा, भारत के लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी रखा, तो भारत के, उन्होंने समझा भारत के लोग भोले हैं, इंडिया के नाम पे आप ठग लो। लेकिन अब भारत के लोग समझ चुके हैं, भारत के लोग भारत को विकसित राष्ट्र ही बनाना चाहते हैं, विकसित राष्ट्र ही बने भारत के लोग, ऐसा चाहते हैं। इसलिए इनके बहकाव में आने वाले नहीं है भारत के लोग। आइए अब आपको बताता हूं कि कांग्रेस को आखिर क्यों चुभ रहा है, क्यों कांग्रेस को चुभ रहा है और कांग्रेस क्या कह रही है जो मोदी ने काउंटर किया है उस पर। कांग्रेस ने मोदी का जब बयान सुनते ही ट्वीट करना शुरू कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने लिखा, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मोदी जी सदन के बाहर इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा मदर इंडिया यानी भारत माता के साथ रही है। अंग्रेजों के गुलाम तो भाजपा के राजनीतिक वंशज थे। अपनी उल जलूल बयानबाजी से मोदी जी देश का ध्यान भटकाना बंद कीजिए। राहुल गांधी ने लिखा, आप हमें जो चाहें बुलाएं मिस्टर मोदी, हम इंडिया हैं और हम मणिपुर के जख्मों पर मलहम लगाने में मदद करेंगे। हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछेंगे, उसके लोगों के लिए प्यार और शांति वापस लाएंगे। हम मणिपुर में भारत के विचार को दोबारा बनाएंगे। संजय सिंह ने लिखा, प्रधानमंत्री मणिपुर मुद्दे पर चुप क्यों हैं? हम केवल संसद में आकर इस पर बोलने की मांग कर रहे हैं। संसद में मणिपुर का मुद्दा उठाना हमारी जिम्मेदारी है। गिरिराज सिंह ने लिखा, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले इंडिया को भी एक नहीं कर पाए, उसके भी टुकड़े टुकड़े करके I.N.D.I.A कर दिया है। अब सुनिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को और पीयूष गोयल को। आप इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है? क्यों मोदी साहब यहाँ नहीं आते और बात नहीं करते? क्यों अपनी बात को नहीं रखते यहाँ पर? क्यों हमको समझाते नहीं है? नहीं, वहाँ जो घटना घटी उसको बोलना चाहिए। बाहर तो बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, अरे मणिपुर के बारे में बात करो ना। ईस्ट इंडिया कंपनी तो और बात है। संवेदनशील विषय है, थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए। महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है आप सिर्फ पॉइंट और पॉइंटलेस पॉइंट कर रहे हैं। पॉइंट होता तो आप चर्चा शुरू करते। भाई अब आपको बताता हूं कि विपक्ष के इस गठबंधन पर जो सवाल उठ रहे हैं, वो सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि विपक्ष का जो पाखंड है इस गठबंधन के नाम को लेकर वो सामने आ गया है। वो इंडिया नाम रखकर ये बताना चाहते हैं कि वो इंडिया है,
लेकिन वो इंडिया से कितना प्यार करते हैं, इंडिया से कितना ताल्लुक है और इंडिया के संविधान और लोकतंत्र में कितना भरोसा करते हैं, वो ये देखिए। विपक्ष दरअसल एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। चुनाव से पहले अपना परसेप्शन बनाना चाहता है एक, ताकि 24 से पहले उनको लेकर अच्छा संदेश जाए, देश में लगे कि 26 पार्टियां मिल गई हैं, मोदी के खिलाफ कोई तो खड़ा हुआ है। यह परसेप्शन बनाना मकसद है, क्योंकि यूपीए का जिक्र होता है तो फौरन दिमाग में भ्रष्टाचार आ जाता है। इसलिए विपक्ष ने अपना नाम इंडिया रखा है, यूपीए नहीं, ताकि बीजेपी को हमला करने में भी दिक्कत हो, क्योंकि तब बीजेपी को इंडिया बोलना पड़ेगा। इंडिया बोलने पर देशवासियों पर हमला माना जाएगा। लेकिन विपक्ष अपने अतीत से कैसे पीछा छुड़ाएगा, क्योंकि विदेशी धरती पर भारत का मजाक बनाना, राहुल गांधी ने एक बार नहीं कई बार मजाक बनाया है। राहुल देश के लोकतंत्र का मजाक उड़ा चुके हैं, बार बार इसी इंडिया पर सवाल उठा चुके हैं, इसकी डेमोक्रेसी पर, इसके कॉन्स्टिट्यूशन पर और इस इंडिया की कोर्ट तक पे, और आज वही नाम खुद रख लिया है। सुनिए जरा राहुल के वो बयान। We are facing an attack on the basic structure of Indian democracy. India, that is Bharat, is a union of states. India comes alive when India speaks, and India dies when India goes silent. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. अब मैं आपको बताता हूं, विपक्ष ने बेशक जो तैयारी कर ली हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को किस चीज पर कॉन्फिडेंस है, किस चीज पर यकीन है कि 24 में उन्हें कोई नहीं हरा पाएगा। वो क्या चीज है ये मैं बताता हूं। 2024 का चुनाव दिलचस्प होने वाला है, इसके लिए विपक्ष पूरी ताकत झोंक रहा है। विपक्षी दलों में एकता का संदेश देना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि मुकाबला बेहद कड़ा है। उनके सामने मोदी जैसा दिग्गज है जो सब पर अब तक भारी रहा है, जिसकी चुनावी रणनीति का कोई मुकाबला नहीं है। लोकप्रियता के आगे प्रधानमंत्री मोदी के कोई नहीं टिकता है अब तक, जिसने वोटर के बीच अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं, जो राष्ट्रभक्ति के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इसलिए विपक्ष ने नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की और सबसे पहले इंडिया से काउंटर किया, ताकि मोदी के राष्ट्रवाद की पहचान को धीमा किया जा सके, उन्हें चुनाव में बढ़त बनाने से रोका जा सके। क्योंकि विपक्ष को पता है, पहली बात, राष्ट्रवाद बीजेपी का बड़ा मुद्दा होगा, समान नागरिक संहिता उनके एजेंडे में होगा, आर्टिकल 370 और 35A भी चुनावी मुद्दा होगा, राम मंदिर निर्माण से माहौल उसके पक्ष में होगा, सोशल इंजीनियरिंग से उसका वोट बैंक पुख्ता होगा, लाभार्थी योजनाएं उसे फिर से सत्ता दिला सकती हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे नए नैरेटिव पर, नया परसेप्शन और काउंटर पर प्रहलाद जोशी, शत्रुघ्न सिन्हा और मनोज तिवारी। इंडिया की और इंडिया के विपक्ष की आप आक्रमणकारियों से तुलना करते हैं, आप आतंकवादियों से तुलना करते हैं, तो निहायत शर्म का विषय। अगर आपकी बोलती बंद हो चुकी है तो इस वक्त ऐसा कहना ये बिल्कुल जले पे नमक छिड़कने का आप काम कर रहे हैं। इंडिया शब्द अपने नाम में जोड़ लेने से ये तो पता चलता है ना कि आपको यूपीए से क्यों नफरत हो गई, आपको अपने नाम कांग्रेस से क्यों नफरत हो गई। सब जानते हैं कि अगर सामने इंडिया हो तो जीतता इंडिया है। और मोदी जी, आप विपक्ष को पानी पी पी कर गाली दीजिए, पानी पी पी कर कोसिए, लेकिन आज तो आपने मेरे देश को इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ खड़ा कर दिया है। केवल एक्रोनिम I.N.D.I.A होने से नियत इंडिया वाली हो जाती ये ज़रूरी नहीं है। नाम में तो वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के भी इंडिया था, नाम में तो वैसे इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है, नाम में तो PFI के भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, परंतु इनके कृत्य और इनकी नीयत क्या थी। इंडिया की जहाँ तक बात है, इंडिया शब्द तो हर चीज़ में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके मुखिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कार्यक्रम लाते हैं स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, मेक इन इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, आज उन्हें इंडिया शब्द से परहेज हो गया। ये तो बात ठीक नहीं है, उचित नहीं है। मैं चंद बातें आपके सामने रख रहा था, तब लीडर ऑफ द हाउस सडनली उठ गए। और नहीं उठ गए, लेकिन
अब मुझे सिखाया आप हार्ट इधर है उधर, पूरा हार्ट आप घुमा के उसे उधर इधर ही है, इधर ही है, इधर ही है। नहीं उधर चले जाते, जाने दो, मैं किधर भी वो छोड़ दीजिए। मैं आपके सामने यही बात कहना चाहता हूँ, जब इतनी कोशिशें हमारी हो रही है सर, आपने हार्ट की बात की। I narrate an incident. Sir, you listen. Mr. Pilu Modi, once again, Mr. Pilu Modi was member of this house. Mr. Pilu Modi was member of this house. Once again, please. Mr. Pilu Modi was member of this house, and then an objection was raised. Why are you showing your back to the chair? And Mr. Pilu Modi said, I am round. I have heart on both sides, sir. So you are also Subject to medical examination. नहीं, अब आप ऐसी बात नहीं, मुझे आप राउंड है क्या स्टेट है, मुझे कोई उसका संबंध नहीं। पिलू मोदी को तो देखता था, वो उठते ही नहीं थे जब मैं सुनता था। बहरहाल तो 24 की लड़ाई बहुत दिलचस्प होने जा रही है, एक तरफ 26 दल और एक तरफ 38। खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर आई है, देख रहे हैं, ये नोएडा की तस्वीर है। जी हां, दिल्ली से सटे नोएडा में देखिए पानी कहां तक पहुंच गया है, गाड़ियां डूबी हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। नोएडा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, अब तक दिल्ली में पानी पहुंचा था, अब नोएडा में पहुंच गया। नोएडा की सोसाइटीज में पानी पहुंच रहा है और देखिए गाड़ियां लगभग पूरी डूबने को है। बताया जा रहा है कि हिंडन नदी जो है उसका जलस्तर बढ़ गया और जलस्तर बढ़ने के बाद सैकड़ों गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। नोएडा की तस्वीर है और बताया जा रहा है अगर और बारिश हुई तो जलस्तर और बढ़ेगा और पानी नोएडा के कुछ और इलाकों तक पहुंच सकता है। एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, ये तस्वीर आई है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में काउंसलर आज भिड़ गए आपस में, ये देख रहे हैं, एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हो रही। और देखिए एक काउंसलर ने दो लोगों को पकड़ लिया, एक इधर गर्दन में हाथ, एक इधर। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये काउंसलर आपस में लड़ पड़े। चंडीगढ़ नगर निगम की तस्वीर आप देख रहे हैं, जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, एक काउंसलर को देखिए, एक को सीधे हाथ से, उल्टे हाथ से गर्दन पकड़कर खींच लिया है दोनों को। और बताया जा रहा है कि डंपिंग ग्राउंड और गोवा टूर को लेकर आम आदमी पार्टी के पार्षद दमनप्रीत के बयान पर भाजपा कांग्रेस के पार्षदों ने जमकर हंगामा काटा है। आइए एक और बड़ी खबर है आज की। खबर है उत्तर प्रदेश से, यूपी में योगी का ऑपरेशन रोहिंग्या। उत्तर प्रदेश में जो अवैध तरीके से रोहिंग्या रह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की टीम एटीएस अब एक्शन ले रही है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये मथुरा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, मथुरा में रोहिंग्याओं पर एक्शन हुआ है जो अवैध तरीके से रह रहे थे। अगली तस्वीर दिखाई। मथुरा के अलावा अलीगढ़ से भी ऐसे रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया है। 74 रोहिंग्याओं को पकड़ा गया है पूरे यूपी में। न सिर्फ ये अवैध तरीके से घुसे बल्कि फर्जी पहचान पत्र, आधार कार्ड भी बनवा चुके थे। देखिए रिपोर्ट। योगी की पुलिस ने यूपी में अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्याओं के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। यूपी एटीएस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान 70 से ज्यादा रोहिंग्याओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी एटीएस रोहिंग्याओं की मदद करने वालों की भी पहचान कर रही है। योगी की पुलिस के एक्शन से साफ है कि अवैध रोहिंग्याओं के साथ साथ उनको शरण देने वाले भी अब बच नहीं पाएंगे। आइए आपको बताते हैं योगी का ऑपरेशन रोहिंग्या, क्या एक्शन हुआ है, एटीएस ने क्या एक्शन लिया है रोहिंग्याओं पर। आज एटीएस की टीम कई अलग अलग जगहों पर, यूपी एटीएस ने 6 जिलों में छापा मारा। अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं के खिलाफ ये छापेमारी हुई है। कुछ वक्त से रोहिंग्याओं की मौजूदगी की जानकारी मिली थी, खुफिया सूचना पर एटीएस ने छापेमारी की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में एक साथ रेड हुई। पकड़े गए रोहिंग्याओं में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। 55 पुरुष, 14 महिलाएं और 5 बच्चे पकड़े गए। यूपी एटीएस को पुख्ता जानकारी मिली थी यूपी के स्लॉटर हाउस में रोहिंग्या काम कर रहे हैं। स्लॉटर हाउस में ज्यादातर लोग जान से बचते हैं, जाने से बचते हैं और इसी का फायदा उठाकर रोहिंग्या यहां रह रहे थे।
स्थानीय लोगों ने ही रोहिंग्याओं को शरण दे रखी थी। रोहिंग्याओं के पास से कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए। उन दस्तावेजों की जांच की जा रही। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अलीगढ़ के डीएसपी इस पर। एटीएस व अलीगढ़ पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में थाना कोतवाली नगर के मखदूम नगर क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवास कर रहे 7 पुरुष व 10 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ पर इनसे पता चला कि ये मूलतः म्यांमार के रहने वाले हैं। पूर्व में भी जिला पुलिस द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में इन लोगों पर कार्रवाई हेतु अभियान चलाए गए हैं और जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध विदेशी अधिनियम की सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में कितने रोहिंग्या हैं, क्या स्थिति। यूपी में रोहिंग्याओं और अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ हो रही है। दावा यह है कि उत्तर प्रदेश में 3000 रोहिंग्या और बांग्लादेशी मौजूद हैं। 10 से 15 सालों से अवैध घुसपैठ हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकी तादाद करीब 2100 यानी 2100 है। मथुरा में रोहिंग्याओं ने एक बस्ती बसा ली है पूरी। कई रोहिंग्याओं ने अपने मकान बना लिए हैं और कुछ रोहिंग्याओं ने प्लॉट तक खरीद लिए। जब फर्जी आधार तैयार कर लिए तो प्लॉट भी खरीद लिए। सवाल यही है कि रोहिंग्याओं की एंट्री हो कैसे रही है। कौन लोग हैं जो रोहिंग्याओं को शरण दे रहे हैं, उनको सहारा दे रहे हैं। शरण देने वालों से भी एटीएस अब पूछताछ करेगी। रोहिंग्याओं के पास भारत के प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आईडीज भी हैं। आधार, मतदाता पहचान पत्र, ये सब बरामद हुआ है। भारत के दस्तावेज कैसे बने इसकी भी जांच हो रही है। और अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जो उत्तर प्रदेश से ही आई हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक पुलिस वाला वीडियो में आप देख रहे हैं एक शख्स को पीट रहा। पुलिस के लीजिए जरा तस्वीर। पुलिस वाला पीट रहा है। सिपाही का नाम दिनेश है। हरदोई की शाहबाद कोतवाली में तैनात है। जूता कांड के दिन दिनेश की ड्यूटी यूपी 112 पर लगाई गई थी। इसी दौरान शाहबाद के इलाके में विवाद हो गया, जिसकी सूचना पर सिपाही पहुंचा और एक युवक को लोगों के साथ, जो शख्स से पहले वो गाली गलौज कर रहा था, जिसके बाद सिपाही पहुंचा और सिपाही ने इस शख्स की पिटाई की। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक क्विक हील ब्रेक के लिए।